हेलो एवरीवन। लक्ष्य 99 प्लस चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यार हमने हिंदी पढ़ ली, अकाउंट्स पढ़ लिया, अब इंग्लिश भी तो पढ़ेंगे। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर देना है हमें, इंग्लिश भी तो आएगी। 25 नंबर की इंग्लिश है, 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। तो आज हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे इंग्लिश का, 2019 का ये पेपर है। यूपीपीसीएल इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करेंगे आज हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर बताना है इसमें हमें। क्या सेंटेंस है अपना? लास्ट वीक अ थिक टॉक्सिक हेज इज एनवलपिंग दिल्ली एंड मच ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसका हिंदी में मतलब ढूंढेंगे पहले। लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते एक मोटी जहरीली धुंध की चादर दिल्ली के ऊपर और मच ऑफ नॉर्थ इंडिया के ऊपर थी। तो इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है, ठीक है। लास्ट वीक ठीक है, इसमें ऑप्शंस देखते हैं हम। ए ऑप्शन लास्ट वीक ठीक है, पिछले हफ्ते। बी अ थिक टॉक्सिक हेज मतलब एक मोटी जहरीली धुंध की चादर। सी क्या है? अ मच ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये भी ठीक लग रहा है। अच्छा, अब डी में क्या है? इस एनवलपिंग दिल्ली, इसने इसको ठीक कर रखा है। ये ठीक क्यों है? देखिए, लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते पास्ट में हो गया। अब पास्ट में इस तो आएगा नहीं, तो क्या आना चाहिए? इसकी जगह यहाँ पे वॉज आना चाहिए। तो लास्ट वीक अ थिक टॉक्सिक हेज वॉज एनवलपिंग दिल्ली एंड मच ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माई सिस्टर, इसमें क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ेंगे। माई सिस्टर सेड आई कांट फाइंड द बुक यू टोल्ड मी अबाउट। इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। सेंटेंस है, मेरी सिस्टर ने कहा मैं वह बुक नहीं ढूंढ पाई जो आपने मुझे कहा था, ठीक है। अब इनडायरेक्ट फॉर्म में है, तो इसका पहला रूल क्या है? जब हम आंसर में इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो माई सिस्टर सेड के बाद दैट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ऑप्शंस में देखते हैं, दैट तो सब में लिखा हुआ है, तो आगे क्या दिक्कत है? अब इसमें माई सिस्टर सेड दैट, आई की जगह क्या होना चाहिए? शी होना चाहिए। भाई इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फॉर्म में क्या होता है? हम किसी थर्ड पर्सन को क्या बताएंगे? अगर यही सेंटेंस अगर हम किसी और को बता रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि वह वो बुक नहीं ढूंढ पाई जो मैंने उसे ढूंढने के लिए कहा था। तो आई का क्या हो गया? वह, तो शी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई की जगह शी आ जाएगा, और यू की जगह क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, जो मैंने उसे ढूंढने के लिए कहा था। तो यू की जगह क्या आएगा? आई। अब देखते हैं ऑप्शन में ये है। पहला ऑप्शन है माई सिस्टर सेड दैट, दैट तो आएगा ही आएगा सब में। यू कांट फाइंड द बुक, भाई यू तो इसमें था, इसमें आई था, अब इसमें यू है। तुमने तुम वह बुक नहीं ढूंढ पाई जो मैंने तुम्हें कहा था, ये तो नहीं बना ना, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं। माई सिस्टर सेड दैट आई कांट फाइंड द बुक यू टोल्ड मी अबाउट, मेरी बहन ने कहा कि मैं वह बुक नहीं ढूंढ पाई जो तुमने मुझे ढूंढने के लिए कहा था। तो इसमें भी आई की जगह शी होना चाहिए, नहीं है, आई का आई ही रहा, गलत है। माई सिस्टर सेड दैट शी कुडंट फाइंड द बुक, भैया शी आ गया है इसमें, ये अपना आंसर लग रहा है। फाइंड द बुक यू हैड टोल्ड हर अबाउट, यू का तो यू ही रहा, इसको तो चेंज कर देते, ठीक है। अब देखते हैं डी ऑप्शन क्या कह रहा है। माई सिस्टर सेड दैट शी चाहिए था हमें, शी मिल गया। कुडंट, कांट का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, कुडंट। फाइंड द बुक आई हैड टोल्ड हर, यू का आई होगा, आई हैड टोल्ड हर अबाउट, ठीक है ना। तो सेकंड का आंसर अपना हो गया डी। इनडायरेक्ट फॉर्म में याद रखना है कि थर्ड पर्सन को हम कैसे बताएंगे। माई सिस्टर सेड दैट शी कांट फाइंड द बुक आई हैड टोल्ड हर अबाउट, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनियम बताना है हमें। सिनोनियम क्या होता है? मतलब जो वर्ड दे रखा है उसका सिमिलर वर्ड बताना है, ठीक है। क्या वर्ड है अपने पास?
कैलस है। अब भैया कैलस का मतलब क्या होता है? तो कैलस का पहले मतलब देखते हैं हम। कैलस का मतलब है अपना कठोर दिल वाला। कठोर दिल। ठीक है। मतलब हमने पहले वर्ड का सोच लेना है, ऑप्शंस देखना है, फिर उसमें कौन सा सिमिलर वर्ड आ रहा है इसके साथ। ए ऑप्शन है इनडिस्टिंक्ट। अब इनडिस्टिंक्ट का मतलब क्या है इसमें? जो अस्पष्ट है। स्पष्ट। ठीक है। अब पहले सबका मतलब देख लेते हैं। इनसेंसिटिव मतलब जो सेंसिटिव नहीं है, पता ही है आपको तो। सेंसिटिव मतलब नाजुक सा। इनसेंसिटिव जो नाजुक नहीं है। ठीक है। इंटरेस्टेड, किसी में इंटरेस्टेड है। इन्फीरियर, छोटा। ठीक है। अब यही सही लग रहा है, क्योंकि इसका भी मतलब जो नाजुक नहीं है, एक तरह से ये भी कठोर ही हो गया। नाजुक नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज आर आंसर। कैलस का सिनोनिम हो गया इनसेंसिटिव। याद रखना है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। भैया इसमें भी ग्रामेटिकल एरर बताना है अपने को। जरा सेंटेंस देख लेते हैं। क्या है सेंटेंस में? मैंगलोर इन कर्नाटका इज एट अ हाईएस्ट रिस्क ऑफ फ्लडिंग देन द कोस्टल सिटीज सच एज मुंबई एंड न्यूयॉर्क फ्रॉम राइजिंग सी लेवल्स बिकॉज द मेल्टिंग ग्लेशियर्स। किसी भी सेंटेंस, जो इतने बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं, पहले अपने को हिंदी में इसका मतलब सोच लेना है, तभी हम आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी से। तो क्या है? मैंगलोर इन कर्नाटका, मैंगलोर जो कर्नाटका में है, इज एट अ हाईएस्ट रिस्क ऑफ फ्लडिंग, वो हाईएस्ट रिस्क पे है फ्लडिंग के। बाकी कोस्टल सिटीज से, जैसे मुंबई और न्यूयॉर्क, फ्रॉम राइजिंग सी लेवल्स बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स। किससे रिस्क पे है? राइजिंग सी लेवल्स और मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से, जो सी लेवल बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से फ्लड के रिस्क पे है। तो अब इसमें गलत क्या है? नीचे से देखते हैं अपन ऑप्शन। डी ऑप्शन है बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स। अब भैया इसमें गलत क्या है? क्योंकि मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से। सही है। सी फ्रॉम राइजिंग सी लेवल्स, सी सी लेवल बढ़ने की वजह से। ठीक है। देन द कोस्टल सिटीज सच एज मुंबई एंड न्यूयॉर्क, ये भी ठीक है, कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई और न्यूयॉर्क। तो ए क्या है? मैंगलोर इन कर्नाटका इज एट अ हाईएस्ट हाईएस्ट रिस्क ऑफ फ्लडिंग। इसमें एट अ क्यों लिखा हुआ है? एट अ की जगह क्या आएगा? द आएगा। क्यों भाई? हाईएस्ट क्या है? किसी चीज को बढ़ावा दे रहा है ना, बड़ा है, द आएगा। तो मैंगलोर इन कर्नाटका इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ फ्लडिंग। फोर्थ का आंसर अपना हो गया ए। ए आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है अपना? द ट्रक ड्राइवर dash his knee on the dashboard in the collision on the expressway due to poor visibility yesterday। क्या मतलब है इसका पहले हिंदी में? ट्रक ड्राइवर ने डैश अपनी नी को डैशबोर्ड में ठोक लिया ऑन द एक्सप्रेसवे ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी यस्टरडे। एक्सप्रेसवे के ऊपर जब वो था, पुअर विजिबिलिटी की वजह से कल उसने अपने नी को डैशबोर्ड में ठोक लिया। ठीक है। कोलिजन मतलब ठुकना। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक है। क्या आएगा? बैंगिंग आएगा। भैया बैंगिंग तो आएगा तब कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। आईएनजी तो तभी आएगा जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। आईएनजी तो आएगा नहीं, तो ये ए ऑप्शन गलत। सी क्या है? बैंक्स, प्रेजेंट टेंस में है ये। भैया ये तो यस्टरडे की बात हो रही है ना, तो पास्ट में हुआ, तो बैंक्स भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। इज बैंकिंग, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी नहीं आएगा। तो बी क्या है? बैंग्ड। बैंग्ड पास्ट है जी। इसमें फिट हो रहा है। द ट्रक ड्राइवर बैंग्ड हिज knee on the dashboard in the collision on the expressway due to poor visibility yesterday। तो क्या मेन चीज थी इसमें? पास्ट देखना है हमें, इसमें पास्ट देखना है। आसान से क्वेश्चन है, थोड़ी ग्रामर को आपको ध्यान रखना है, बच्चों वाली ग्रामर है। ठीक है जी। चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बताना है इसमें हमें। अब क्या है? सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द टीचर टोल्ड अस दैट द स्कूल वाज गोइंग टू टेक अस ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे इन द माउंटेन्स फॉर अ वीक। ठीक है जा।
क्या है इसका हिंदी में मतलब, देखिए। टीचर ने हमें कहा था कि स्कूल के साथ हम कैंपिंग हॉलीडे पे जाएंगे 1 हफ्ते के लिए माउंटेन्स पर, ठीक है। अब टीचर, अब इसमें था टोल्ड अस, तो टोल्ड अस की जगह क्या हो जाएगा, सेड टू अस। टोल्ड अस की जगह क्या आएगा, सेड टू अस, ठीक है। अब देखते हैं आगे। द टीचर said to us that the book was school was going to take us on a camping holiday। देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, ऑप्शन देखते हैं। पढ़ लीजिए पहले आप, जल्दी जल्दी खुद पढ़िए। ठीक है, अब देखते हैं इसका। इसमें मैंने बता दिया टीचर सेड टू अस तो कॉमन है सब में, टोल्ड की जगह सेड टू अस हो जाएगा। क्या है अब, द टीचर सेड टू अस, ये तो कॉमन मिल गया हमें चारों में। तो इसके तो आगे ही देखना है हमें क्या दिक्कत है, कौन सा सही होगा। द स्कूल विल बी टेकिंग ऑन अस ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे, इसमें विल भी आ गया। विल भी हमें चाहिए, मतलब लेके जाएगा, और ये कह रहा था बॉस था इसमें, था इसमें, अब कह रहा है कि लेके जाएगा। विल भी फ्यूचर की बात हो गई, नहीं होगा, ठीक है। इज टेकिंग यू ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे, टेकिंग क्यों आ गया, हम तो जा रहे थे ना, वो गोइंग टू टेक अस था, अभी टेकिंग मतलब थोड़ी बदल दोगे आप। सी ऑप्शन, द स्कूल वॉज गोइंग टू टेक अस ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे, अब इसमें थोड़ा ठीक है, स्कूल वॉज भी है, गोइंग भी है, टू टेक अस ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे ये थोड़ा ठीक लग रहा है। चलिए डी ऑप्शन देखते हैं अब क्या है। द टीचर सेड टू अस द स्कूल इज गोइंग टू टेक अस ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे इन माउंटेन्स फॉर अ वीक। देखिए पास्ट में था, अब हमें प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। पहले डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, हमें इनडायरेक्ट में दे रखा है, यानी पास्ट में दे रखा है, हमें डायरेक्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट में लेके आना है। तो प्रेजेंट में आ गया, इसकी वजह से इसमें वॉस था, इसमें भी इस था लेकिन कॉन्टिन्यूस हो गया था, इसलिए गलत। तो इसका आंसर भी डी। होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर एक एक टॉपिक के ऊपर आपकी क्लास होगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कौन सी आप पहले टॉपिक करना चाहते हैं, उसकी पहले हम क्लास ले लेंगे, ठीक है। और आज से अब इस चैनल पे इंग्लिश की क्लासेस मैं लूँगा, ठीक है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो पहले वही ले लेंगे हम। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड बताना है। एंटोनियम मतलब ऑपोजिट वर्ड बताना है इसका, ठीक है। वर्ड है अपना लैंग्वेज। भैया लैंग्वेज का मतलब क्या है वो देख लेते हैं पहले हम। इसका मतलब है, क्या मतलब है बताइए। लैंग्वेज का मतलब है सुस्त, ठीक है। सुस्त आदमी है वही लैंग्वेज है। ऑप्शंस क्या है अपना, ए स्लगिश, ये स्लगिश का मतलब पता है आपको, पहले सबके मतलब लिख देता हूँ मैं आगे। स्लगिश का मतलब है आलसी या सुस्त, ये भी सुस्त हो गया, तो ये तो सिनोनियम बन गया। सिनोनियम क्या था, सिमिलर वर्ड्स, हमें बताना है एंटोनियम। तो याद रखना है लैंग्वेज का सिनोनियम क्या होता है, स्लगिश, लेकिन अपन को अपनी एंटोनियम बताना है अभी। तो बी देखते हैं। पैथेटिक का मतलब क्या है अपने पास, एपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन, ठीक है। एनर्जेटिक का मतलब होता है भरपूर उत्साह वाला, या क्या लिख सकते हैं इसको। एनर्जेटिक का मतलब जानते हैं आप, लिखने की जरूरत नहीं है, एनर्जी वाला। लेजरली आराम से, ठीक है। तो अपने को क्या बताना था, सुस्त का ऑपोजिट बताना था, एनर्जेटिक होगा। ये सुस्त है, एनर्जेटिक का मतलब स्फूर्ति वाला। चलिए लिख देते हैं स्फूर्ति, थोड़ी घिच हो गई, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका ऑपोजिट बताना था, लैंग्वेज का सुस्त होता है मतलब सी ऑप्शन है हमारा, एनर्जेटिक उसका मतलब स्फूर्ति, तो सी इज आर आंसर। ये नहीं, ये गड़बड़ हो गई राइटिंग के चक्कर में, चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगी राइटिंग भी ठीक।
एक और एंटोनियम आ गया अपने पास, अपोजिट वर्ड बताना है हमें, रेकलेस का। भैया रेकलेस का मतलब जानते हैं? रेकलेस का मतलब है लापरवाह। लापरवाह। डेयरिंग मतलब क्या है? डेयरिंग मतलब साहसी। भी आंसर दे रखा है, डायरेक्ट आंसर पे बता दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, हमें सारे वर्ड्स का मतलब हिंदी में तो पता होना चाहिए कम से कम। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो 2019 का पेपर है। अब इस बार कौन सा क्वेश्चन आ जाए, डेयरिंग ही आ जाए आपके पास, मतलब तो पता होना चाहिए। तो सबके मतलब लिख के रखने हैं, और जितनी बार उसको देखोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, अपने आप याद होंगे। यही ट्रिक है एंटोनियम सिनोनिम को याद रखने की। केयर फ्री मतलब ये भी लापरवाह। चलिए भैया, ब्रैश। ब्रैश वर्ड का मतलब है नाजुक। ये भी नहीं होगा, हमें तो रेकलेस यानी लापरवाह का अपोजिट बताना है। कॉशियस। कॉशियस मतलब सतर्क। मिल गया हमें। लापरवाह सतर्क, ऑपोजिट है ना? तो रेकलेस का एंटोनिम हो गया कॉशियस। चलिए, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? भाई कितने भर रखे हैं इन्होंने एंटोनियम सिनोनियम, सबसे ज्यादा आ रहे हैं पूरे पेपर में। 10 में से 3-4 तो अपने एंटोनियम सिनोनिम कर लिए हैं, तो इस पे फोकस करना है। सिनोनियम कह रहा है इसमें। डेलीगेट का मतलब जानते हैं? भाई डेलीकेट का मतलब सुना सुना सा है वर्ड तो। डेलिकेट का एग्जैक्ट मतलब है नाजुक। ठीक है। अब नाजुक तो हो गया, डेलिकेट का मतलब। टफ का मतलब क्या है अपने पास? कठोर। ऑर्डिनरी साधारण, लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी लिख देते हैं, ऑर्डिनरी तो जानते ही हैं। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं, पहले फर्म का देखते हैं। फर्म का मतलब है हमारे पास दृढ़। दृढ़। ठीक है, दृढ़ है ये। सी, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या है अपने पास? बताओ। नाजुक वर्ड है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? सॉरी, सिनोनियम। सिमिलर वर्ड क्या होगा नाजुक का? मुलायम। फ्रेजाइल मतलब मुलायम या नाजुक। नाजुक लिख लो सारे सबको। फ्रेजाइल, डेलिकेट, सिनोनियम, फ्रेजाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम आ गया। इसकी भी वही ट्रिक है, जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा रिवाइज होगा, उतना ज्यादा याद रहेगा। टू हिट बिलो द बेल्ट, क्या मतलब है इसका? टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है किसी की लापरवाही का फायदा उठाना, या किसी की कमजोरी का फायदा उठाना। ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए, टू गो टू स्लीप, सोने जाओ, ये मतलब होगा इसका? नहीं। टू टेक ऑफ योर बेल्ट, अपनी बेल्ट उतार दो, ये भी नहीं होगा जी। टू डिस्टर्ब अदर्स, औरों को डिस्टर्ब करो, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, टू स्ट्राइक अनफेयरली, इसका मतलब भी यही है, गलत तरीके से प्रहार करना। ठीक है। तो जो इडियम में लिखा होता है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे ये है टू डिस्टर्ब अदर्स, टू टेक ऑफ योर बेल्ट, इसका हिंदी में तो मतलब है कि बेल्ट उतार दो, लेकिन वैसे अगर इडियम के साथ मतलब देखें तो अलग होगा। टू स्ट्राइक अनफेयरली, इसका मतलब हिंदी में कुछ और निकलेगा, लेकिन अगर इडियम का मतलब देखें तो ये टू स्ट्राइक अनफेयरली भी एक इडियम है, और मतलब है इसका किसी पर गलत तरीके से प्रहार करना। ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? जंबल सेंटेंसेज हैं, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। पढ़ो एक बार, चारों सेंटेंस जल्दी से एक बार रीड मारो। भैया लाइक जरूर कर देना इस चैनल को, वीडियो बना रहे हैं हम, मेहनत लग रही है। ठीक है, पढ़ लिया? ए क्या कह रहा है? अनक Krakatau is a volcano in Indonesia which erupted and caused an underwater landslide। ठीक है। अनक Krakatau इज एक वॉल्केनो है इंडोनेशिया में जो आया था, और जिसने एरप्ट एंड कॉज्ड एन अंडर वाटर लैंडस्लाइड। अंडर वाटर
लैंडस्लाइड आ गई थी अनाक्रकोटो की वोल्केनो की वजह से। एटलीस्ट 420 पीपल डाइड, 1400 पीपल वर इंजर्ड एंड ओवर 900 होम्स वर डिस्ट्रॉयड। 420 लोग मरे थे, 1400 लोग इंजर्ड हुए थे और 900 घर डिस्ट्रॉय हो गए थे। ठीक है, इतनी बड़ी सुनामी थी ये। द वोल्केनो इज हाईली एक्टिव, देयर कुड बी मोर सुनामीज। वोल्केनो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। ठीक है, देयर कुड बी मोर सुनामीज, उससे और भी ज़्यादा सुनामी आ सकती थी। इट कॉज द सुनामी ऑन सैटरडे 22 दिसंबर 2018। ठीक है, अब इसको करने की ट्रिक क्या है? पहले तो अपन को इनमें से सब्जेक्ट ढूंढो। चारों सेंटेंस पढ़ लिए, हिंदी में मतलब ढूंढ लिया। अब किसी भी पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे हम, तो उसका एक सब्जेक्ट होगा ना, कि इस चीज़ के ऊपर अपना पैराग्राफ चलेगा। तो क्या है ये? अनक क्रकोटो, पहले नीचे से देखते हैं। इट कॉज्ड सुनामी, भाई इट क्या है? नहीं होगा कुछ। द वोल्केनो इज हाईली एक्टिव, कौन सा वोल्केनो, कुछ पता है? इससे स्टार्ट नहीं हो सकता। बी क्या है अपने पास? एटलीस्ट 420 पीपल डाइड, भाई इतने मर गए, चलो ठीक है, किस में मर गए? तो ए देखते हैं, अनक क्रकोटो इज अ वोल्केनो, मिल गया हमें अपना सब्जेक्ट। भाई अनक क्रकोटो इज अ वोल्केनो था एक इंडोनेशिया में, सब्जेक्ट मिल गया, इसके बारे में अपना पैराग्राफ चलेगा। तो हमें ए सेंटेंस मिल गया। अपने पैराग्राफ का पहला सेंटेंस क्या होगा? ए होगा। ठीक है, लिख लेते हैं साइड में। अब इसमें देखते हैं ऑप्शंस में, ए हमारे पास इसमें है और इसमें है, इन दोनों में तो है ही नहीं, तो ये दूर दूर से ही दफा कर दो। ए और डी में देखना है अपने को। अब ए के बाद क्या कह रहा है इसमें? डी। एक मिल गया तो ऑप्शंस में खेलो अब। डी क्या है? इट कॉज्ड अ सुनामी ऑन सैटरडे 22 नवंबर दिसंबर 2018। और सी क्या है? द वोल्केनो इज हाईली एक्टिव, देयर कुड बी मोर सुनामीज। इसके बाद क्या जुड़ेगा? भाई इसके बाद ये डी जुड़ेगा। तो इसका रीज़न क्या है? अब आप बोलोगे आंसर देख के बता दिया है। इसका रीज़न है। क्या रीज़न है? कि ए के बाद हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, अब हम ढूंढते हैं इसमें सीरीज। सीक्वेंस वाइज चलेगा किसी भी चीज़ का? डेट वाइज चलेगा? अगर किसी भी पैराग्राफ में दो सेंटेंस दे रखे हैं, एक में लिखा हुआ है 2018, एक में लिखा हुआ है 2020, तो पहले आएगा 2018 वाला सेंटेंस और उसके बाद आएगा 2020 वाला सेंटेंस। ठीक है, तो इस हिसाब से डेट वाले पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद डेट वाला, तो ए डी। इसके बाद ढूंढने की जरूरत नहीं है, ए डी एक ही में है, फिर बाकी तो मिल ही गए। बी सी पढ़ के देख लो, पूरा सेंटेंस बन जाएगा, पूरा पैराग्राफ बन जाएगा और आपको मिल गए नंबर। ठीक है, कराएंगे इसको भी प्रॉपर, एक एक टॉपिक पे वीडियो बनेगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तभी पता चल जाएगा। लो जी, एक और एंटोनियम का क्वेश्चन आ गया अपने पास। एंटोनियम ऑपोजिट बताना है। डिस्टिंक्ट वर्ड है, ऊपर इनडिस्टिंक्ट पढ़ा था, तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा? याद करो। ऊपर इनडिस्टिंक्ट का मतलब हमने देखा था अस्पष्ट है, तो ये डिस्टिंक्ट है। स्पष्ट हो गया। अब इसके मतलब देखते हैं। मार्क्ड, किसी चीज़ को मार्क किया हुआ है। प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। नोटिसेबल, नोटिस करने लायक चीज़ है। वेग का क्या मतलब है? वेग का मतलब है अपने पास अस्पष्ट। वाह क्या राइटिंग आई है। अस्पष्ट। एंटोनियम बताना था डिस्टिंक्ट का, वेग। मतलब पता चल गया हिंदी में? कर लो याद, लिख के याद होगा, वैसे याद नहीं होगा। लिख के, और भूल मत जाना, बार बार देखते रहना। एंटोनियम सिनोनियम आपके जेब में होंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अपन। 13th कह रहा है अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है, सेंटेंस पढ़ेंगे। द बेस्ट वे टू सेवर द ब्यूटी ऑफ द वैली इज डैश द व्यू पॉइंट मेड स्पेशली फॉर द पर्पस। क्या मतलब है हिंदी में? किसी भी वैली की ब्यूटी को, सेवर का मतलब इंजॉय करने का, सेवर मतलब इंजॉय, मतलब किसी भी वैली को इंजॉय करने का बेस्ट वे क्या है? डैश द व्यू पॉइंट मेड स्पेशली फॉर द पर्पस, उसका व्यू पॉइंट जो उसके लिए स्पेशली बना हुआ है उस पर्पस के लिए। ठीक है, तो ऑन तो आएगा नहीं इधर। ऑप्शंस देखते हैं हम। ब्यूटी ऑफ द वैली मतलब इंजॉय करने के लिए उस व्यू पॉइंट के ऊपर खड़े होना चाहिए हमें, नहीं जी, ऑन तो आएगा नहीं। बिसाइड,
सी देखते हैं। बी बिसाइड मतलब पीछे, उस ब्यूटी को देखने के लिए उसके व्यू पॉइंट से पीछे खड़ा होंगे तब दिखेगा, नहीं। फ्रॉम आएगा, फ्रॉम आएगा इसका आंसर। 14th क्वेश्चन देखते हैं हम, पढ़िए। गिवन हेयर आर 6 sentences, S1 and S6 are the first and the last sentences. The rest of the sentences, namely A, B, C and D, are jumbled. Select the option that gives their correct option. S1 और S6 क्या है अपने पास? भैया पैरा जंबल वाला क्वेश्चन है ये। जंबल सेंटेंसेस दे रखे हैं, अरेंज करके एक पूरा पैराग्राफ बनाना है मीनिंगफुल। S1 और S6 का क्या मतलब है इसमें? ये है पहला सेंटेंस हमारे पैराग्राफ का और ये है लास्ट सेंटेंस, ये वाला। S6 और S1 और S6, ठीक है। पढ़िए इन चारों ऑप्शन को, पूरे को पढ़े, 6 को। पढ़ लिया? देखिए S1 क्या कह रहा है? वार्टन लेफ्ट अमेरिका फॉर द कॉन्टिनेंट शॉर्टली आफ्टर हिज फर्स्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न। वार्टन एक आदमी है, उसने अमेरिका छोड़ दिया जब उसका पहला बच्चा बॉर्न हुआ, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है? इट इज़ अ चॉइस ही डज नॉट रिग्रेट इवन दो ही एंड हिज फैमिली डू मिस अमेरिका। ये उसकी एक चॉइस थी जो वह बाद में रिग्रेट नहीं करेगा कि उसकी फैमिली ने और उसने अमेरिका छोड़ दिया, ठीक है। बी क्या है? ही चूज द लेटर, लेटर मतलब बाद का सोचा उसने। ही चूज द बाद का यानी फ्यूचर का देखा उसने। द चॉइस बिटवीन एन अकेडमिक करियर एंड लाइफ अमंग द आर्टिस्ट इन पेरिस वॉज अ डिफिकल्ट वन। मतलब अकेडमिक करियर उस बच्चे का और लाइफ उन आर्टिस्ट के बीच में जो पेरिस में थे वॉज डिफिकल्ट वन। और डी का मतलब क्या है? हिज पेंटर्स इनकम डिड नॉट अलाउ फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू अमेरिका। मतलब वह एक पेंटर होगा तो उसकी इनकम फ्रीक्वेंट ट्रिप्स अलाउ नहीं करती उसको अमेरिका में आने के लिए। S6 क्या है हमारे पास? बट ऑफ द लेट फैमिली हैज बीन एबल टू रिटर्न वंस और ट्वाइस एवरी ईयर, ठीक है। अब इसमें ए ऑप्शन सही क्यों दे रखा है ये देख लेते हैं। सी, पहले तो ये वाला तो अपने पास फर्स्ट सेंटेंस हो ही गया, सब्जेक्ट मिल गया वॉर्टन लेफ्ट अमेरिका। सी क्या है? उसके पहला बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उसने चॉइस देखी उसके करियर में, और आर्टिस्ट इन पेरिस वाज अ डिफिकल्ट वन, ठीक है। एकेडमिक करियर उसका देखा उस बच्चे का, और लाइफ अमंग द आर्टिस्ट इन पेरिस वाज अ डिफिकल्ट वन, तो उसको उसमें चूज करना था। अब ए क्या कह रहा है? सॉरी, सी के बाद बी, ही चूज द लेटर। उसने अपने बच्चे का एकेडमिक करियर देखा, तो मतलब फ्यूचर देखा। ही चूज द लेटर, ए। इसके बाद ए है, इट इज़ अ चॉइस ही डज नॉट रिग्रेट इवन दो ही एंड हिज फैमिली डू मिस अमेरिका। तो ये एक उसकी चॉइस थी कि वह और उसकी फैमिली मिस नहीं करेगी अमेरिका को। तो बेसिकली आंसर इज ए। अब ये करने का तरीका क्या है? करने का कुछ तरीका नहीं है, जितनी ज़्यादा इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे इन जैसे क्वेश्चंस की, वैसे ही आएंगे। ये पैराग्राफ कहीं से भी उठा के दे देते हैं और सेंटेंस जंबल कर देते हैं। हमें बस ग्रामर एक्यूरेट लगानी है, सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद बनाना है। कैसे बनेगा? ऑप्शंस में देखना है कि अगर इसको उठाएंगे तो क्या इसकी सेंस बनेगी पैराग्राफ की, या अगर बी ऑप्शन को उठाएंगे तो क्या इसकी सेंस बनेगी। ऐसे चलेगा ये, ठीक है। इसकी भी हम देखेंगे एक नेक्स्ट क्लास, एक में प्रॉपर क्लास होगी इसकी भी। आगे बढ़ते हैं। लो जी, एक और सिनोनियम आ गया। 15th क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है हमें। रिलिंक्विश का मतलब क्या है अपने पास? जानते हैं रिलिंक्विश का मतलब? रिलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना। क्या मतलब है? त्यागना। होल्ड का मतलब पकड़ के रखना, क्लेम मिल जाना, कीप रखना। और अबंडन का मतलब क्या है अपने पास? भैया अबंडन का मतलब है छोड़ना। लग रहा है सिनोनियम, सिमिलर वर्ड लग रहा है। त्यागना, छोड़ना सेम सेम है। रिलिंक्विश का सिनोनियम क्या हो गया? अबंडन। लिख लो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तभी याद होगा। चलें आगे। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक है विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज।
आई डैश ऑल द इंस्ट्रक्शन स्टिल शी वॉज नॉट हैप्पी। अप्रोप्रिएट फ्रेज बताना है इसमें। ये चारों अपने पास फ्रेज दे रखे हैं। अब इसमें से सही वाला कौन सा है, पहले इनके मतलब देख लेते हैं। ठीक है, कैरिड अवे लिख लेना इसको भी, मतलब रिमूव करना। कैरिड ऑफ, क्या होगा कैरिड ऑफ का, टेक अवे, ले जाना, दूर ले जाना। ठीक है, कैरिड ऑन, भैया कैरी ऑन करो अपने काम को, कंटिन्यू करो अपने काम को। कैरिड आउट, कैरिड आउट का मतलब क्या होता है, किया गया या करा। तो इसका आंसर ये है, क्यों है, आई कैरिड आउट ऑल द इंस्ट्रक्शन स्टिल शी वॉज नॉट हैप्पी। मतलब मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम किया, स्टिल शी वॉज नॉट हैप्पी। ये वाले आप खुद लगा के देखिए, बाकी तीनों मैच कर रहे हैं। मतलब अब मैंने इंस्ट्रक्शंस को रिमूव कर दिया, इंस्ट्रक्शन से दूर चला गया, इंस्ट्रक्शंस को कंटिन्यू किया, बन रहा है कुछ सेंस। कैरिड आउट बन रहा है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को किया। तो दिस इज आवर आंसर, कैरिड आउट। 17th क्वेश्चन क्या है अपने पास, अप्रोप्रिएट फ्रेज। इसमें भी फ्रेज बताना है। प्लीज डैश फॉर अ मोमेंट फादर इज कमिंग। ठीक है, अब होल्ड बैक का मतलब अपन देखेंगे। जानते हैं होल्ड बैक का मतलब क्या है अपने पास, सोचिए। होल्ड बैक का मतलब होता है रुकना, स्टॉप करना। होल्ड अप का मतलब क्या है बताइए, वेट करना या डीले करना किसी चीज़ के लिए। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब क्या है, वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। कॉल पे भी करते हैं ना होल्ड ऑन, किसी से बात कर रहे होते हैं तो होल्ड ऑन प्लीज। होल्ड आउट, अब अपने पास होल्ड आउट का मतलब क्या है, सरवाइव करना। भाई पहले वाले क्वेश्चन की तरह चारों को लगा के देख लो, डैश के अंदर क्या है। प्लीज स्टॉप फॉर अ मोमेंट फादर इज कमिंग बन रहा है, लेकिन एग्जैक्ट चाहिए अपने को। होल्ड अप, प्लीज होल्ड अप फॉर अ मोमेंट, अपना डिले कर दो, ये तो बन ही नहीं रहा सेंस। सी क्या है, प्लीज होल्ड ऑन, वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ मोमेंट फादर इज कमिंग, ये बन रहा है ना। सरवाइव का तो सवाल ही नहीं है, तो सी इज आर आंसर। 18th क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है, द इंटरव्यूज हैव बीन गोइंग ऑन डैश 10 o'clock इन द मॉर्निंग। अब क्या है, मेन चीज इन दोनों में क्या समझाने लायक है, सिंस और फोर। सिंस कब आता है, सिंस आता है जब किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही हो, स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात हो रही हो, या फिर किसी स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही हो। यह शॉप कब से चल रही है, जैसे लिखा होता है कई शॉप्स के बाहर सिंस 1920, है ना, सिंस 1920 लिखा हुआ है बाहर। सिंस का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब 1920 में शुरू हुई थी, किसी भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा हो या स्पेसिफिक टाइम दे रखा हो। इसमें स्पेसिफिक टाइम दे रखा है। अच्छा भैया फोर कब आता है, ये फॉर कब आता है, फॉर आता है किसी भी सेंटेंस में अगर ड्यूरेशन दे रखी हो किसी चीज की। ठीक है, अगर ड्यूरेशन दे रखी हो कि 2 घंटे के लिए, द इंटरव्यूज हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग, 2 घंटे के लिए चला था, इसमें ड्यूरेशन नहीं है, इसमें स्पेसिफिक टाइम दे रखा है 10 o'clock। तो क्या आएगा, द इंटरव्यूज हैव बीन गोइंग ऑन सिंस 10 o'clock। इतनी घटिया राइटिंग किसकी होती है, मेरी होती है। चलिए, इसका आंसर देख लिया हमने, सिंस। 19th क्वेश्चन क्या है अपने पास, द फूड कैन नाउ बी रिमूव फ्रॉम द टेबल। क्या बताना है इसमें हमें, एक्टिव फॉर्म बताना है। ठीक है, द फूड कैन नाउ बी रिमूव फ्रॉम द टेबल। पढ़िए चारों को, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन है, वी कैन नाउ रिमूव द फूड फ्रॉम द टेबल। क्यों है डी ऑप्शन, अब इसमें क्या था,
पास्ट से हमें प्रेजेंट में आना है। एक्टिव फॉर्म दे रखा है हमें, सॉरी, जो ये सेंटेंस दे रखा है हमें, तो ये पास्ट में दे रखा है, रिमूव्ड है, रिमूव्ड है, ये भी रिमूव्ड है। तो भैया चेंज तो कर दो कुछ, प्रेजेंट में तो आओगे पास्ट से, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो इसमें क्या है, ये रिमूव है, रिमूव ठीक है। वी कुड नाउ रिमूव द फूड फ्रॉम द टेबल, रिमूव तो मैच हो गया अपना। तो लेकिन कैन का कोड क्यों कर दिया इन्होंने, ये भी तो देखो। एक एक सेंटेंस में एक एक वर्ड को चेक करना है, और जल्दी। सी ऑप्शन, वी आर नाउ रिमूविंग द फूड फ्रॉम द टेबल, रिमूविंग का क्या मतलब है, कंटिन्यूस में क्यों जा रहे हो। डी, वी कैन नाउ रिमूव द फूड फ्रॉम द टेबल, ये सही है। कैन का कैन, नाउ का नाउ, रिमूव्ड का पास्ट का चला गया प्रेजेंट में, और बन गया हमारा एक्टिव फॉर्म। मिल गया आंसर। चलिए 20th, इसमें भी एक्टिव फॉर्म बताना है। टू मोर स्टील प्लांट्स विल बी सेट अप बाय मित्तल एंड कंपनी। ऑप्शंस पढ़िए, इसमें भी सेम सही दिखेगा। विल बी सेटिंग अप, सेट का सेटिंग अप क्यों कर दिया। मित्तल एंड कंपनी इज सेटिंग अप, ये भी सेटिंग अप, ये भी गलत हो गया, ये गलत, ये गलत। डी देखते हैं, मित्तल एंड कंपनी विल हैव सेटअप, ये तो भैया वेल हैव क्यों लगा रहे हो, इसमें कहीं हैज़ हैव लिखा हुआ है, इसमें बात कर रहे हैं विल की, ये आ गया हैव पे। चलिए ये भी नहीं चाहिए। इसमें क्या है, मित्तल एंड कंपनी विल सेट अप टू मोर स्टील प्लांट्स, मतलब सही जा रहा है ना, प्रेजेंट में आ रहा है ना वो। मित्तल एंड कंपनी विल का विल रहा, सेटअप टू मोर स्टील प्लांट्स, बिना मतलब चेंज किए किसी भी सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मिल गया अपने को आंसर। चलिए 21st, क्या क्वेश्चन है, इसमें भी पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। अब 3 क्वेश्चन एक साथ इन्होंने एक्टिव पैसिव फॉर्म के दे दिए, ध्यान रखना है किन किन टॉपिक पे हमें ज़्यादा जोर देना है। द बैंक पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट पे करता है हमारे डिपॉजिट पे। ऑप्शन पढ़िए, क्या कह रहे हैं ऑप्शन में, ए में इंटरेस्ट शुड बी पेड, इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए, देना चाहिए। भैया हम कह रहे हैं द बैंक पे इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, बैंक इंटरेस्ट पे करते हैं डिपॉजिट पे, ये कह रहे हैं देना चाहिए, नहीं चाहिए भाई तू। डी क्या कह रहा है, इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड बाय द बैंक्स ऑन डिपॉजिट, हैज़ बीन पेड, इसमें हैज़ हैव लिखा हुआ है, तुम क्यों लेके आ रहे हो, नहीं चाहिए तू भी। इंटरेस्ट इज बीइंग पेड बाय द बैंक्स ऑन डिपॉजिट, बीइंग पेड, इसमें कुछ है, कॉन्टिन्यूस जा रहा है, बीइंग कब आता है, जब कॉन्टिन्यूस सेंटेंस दे रखा हो, नहीं है। बी ऑप्शन, इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक्स ऑन डिपॉजिट, बिना मतलब चेंज किए पैसे फॉर्म में ले आए, इंटरेस्ट पे किया जाता है बैंक्स पे को, बैंक्स देते हैं डिपॉजिट्स पर। मिल गया आपको आंसर अपना। इसके बाद क्या क्वेश्चन है देखते हैं। चलिए कॉम्प्रिहेंशन आ गया 22 से लेकर पूरा 25 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन है। अब इतने बड़े पैराग्राफ को कैसे समझाएंगे, इसकी आपको टिप्स मिल जाएंगी कैसे कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी से सॉल्व करना है, प्रॉपर वीडियो आएगी इसकी भी। तो हमने देखे हमारे क्वेश्चंस इंग्लिश के, ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आए होंगे आपको। हमने अभी देखा प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का, कैसे इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, किसके ज़्यादा क्वेश्चंस हैं किसके कम क्वेश्चंस हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है अपनी। अब इस चैनल पे इंग्लिश की भी वीडियोस आया करेंगी, तो सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को, ठीक है। इंग्लिश की वीडियोस आपके पास आएंगी, अकाउंट्स की आएंगी, हिंदी की आएंगी, मैथ्स की आएंगी, तो पूरी तैयारी यूपीपीसीएल की आपकी चैनल पे होगी। तो लाइक कर दिया देना इस चैनल को, इस वीडियो को अगर पसंद आ जाए सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मेहनत करिए भाई ने। चलिए थैंक यू।